दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम सॉलिड कंपनी के सेटअप बॉक्स को रिपेयर करने वाले हैं। ये हमारे पास बिल्कुल ही डेड कंडीशन में अभी आया हुआ है। मुझे नहीं पता इसके अंदर फॉल्ट क्या है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ऐसे ही एक बॉक्स पे वीडियो बनाया था, उसमें सप्लाई से रिलेटेड फॉल्ट था, उसको मैंने रिपेयर किया था। उसका मॉडल नंबर भी यही था SD912। लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल पैक्ड है। इसमें ये जो सील है अभी तक खुली नहीं, यानी कि अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। 2013-14 का ये बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप इसकी डेट देख सकते हैं, उसमें भी डेट कुछ ना कुछ लिखी हुई थी, यानी कि एक ही जगह से ख़रीदा हुआ है। आपको पता है मैं जिस शहर से रहता हूँ वहाँ पर बहुत कम दुकान है, तो लगभग एक ही जगह से ख़रीदा हुआ है। काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि सर आपने कुछ ही दिन पहले इसका वीडियो बनाया था, इसलिए मैंने ये चीज़ें कन्फर्म कर दी हैं। तो अभी ये खुल रहा है, उसकी भी मैंने आपको डेट दिखाई थी। तो पहले मैं इसे पूरी तरीके से खोल लेता हूँ। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये सील आपको लग रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पर खुलने के बाद ना ये टूट जाती है। इसी तरीके से सील जो बनाई जाती है इसी तरीके से बनाई जाती है, ताकि ये टूटने के बाद पता चल सके कि ये छेड़ा हुआ है, और इसी से वारंटी अवॉइड हो जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कभी भी आप सेटअप बॉक्स ख़रीदते हैं, उसमें सील अगर लगी हुई कहीं है तो आप उसको वारंटी पीरियड से पहले छेड़िएगा मत। अब ये तो काफ़ी साल पुराना है, तो उसको हम खोल सकते हैं। चलिए फाइनली ये खुल चुका है। पहले ओरिजिनल वाले सेटअप बॉक्स आते थे, काफ़ी समय तक वो चल जाते थे, लेकिन आजकल के सेटअप बॉक्स बहुत कम चल पाते हैं। जो ये सॉलिड का सेटअप बॉक्स है ना, बहुत पुराना है और ओरिजिनल क्वालिटी का है। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसके अंदर मकड़ी के जाले वगैरह भी लगे हुए हैं और काफ़ी गंदगी भी है। मैं पहले से क्लीन कर लेता हूँ। और उससे पहली नज़र इसी कैपेसिटर पे मेरी गई और उसके बाद डायरेक्ट फ्यूज पे गई। दोनों चीज़ यहाँ पर जली हुई हैं। भाई कैपेसिटर फटा है तो फ्यूज ज़रूर जलेगा ही जलेगा। तो फ्यूज हमेशा सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ पर मैं हमेशा की तरह आपको बोलता हूँ, जब भी आपका सप्लाई ख़राब हो तो आप कंफर्म कैसे करेंगे कि आपका कार्ड भी सही है या फिर नहीं, कैसे कंफर्म आप कर पाएंगे। तो इस कनेक्टर को आप हटाइएगा इस तरीके से, और यहाँ पर एक पॉइंट रहता है 3.3 वोल्ट, ठीक है, 3.3 वोल्ट का, और ग्राउंड का पॉइंट रहता है। बस उस पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट है 3.3 वोल्ट और ग्राउंड GND लिखा हुआ है। ये जो वायर है इस कनेक्टर तक जा रही है इसके माध्यम से। तो यहाँ पर आपने एक बैटरी को कनेक्ट करना है। एक बैटरी जो हमारी 3.7 वोल्ट की होती है, इसको कनेक्ट करना है। इसका प्लस और माइनस वहाँ पे आपने लगाना है। अगर आपका कार्ड सही रहेगा तो वहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से रीडिंग कार्ड पे कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। देखिए ऑन हो गया कार्ड, इसका मतलब हमारा कार्ड बिल्कुल सही है। जो भी प्रॉब्लम है वो सप्लाई से है। इस कार्ड को ऑन करने के लिए 3.3 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, जो हम बैटरी से यहाँ पर देके इसको चेक कर लिए हैं। फिलहाल कार्ड से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है, कंफर्म हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर सप्लाई पे काम करेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सप्लाई पे IC की जगह यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो ट्रांजिस्टर वाली सप्लाई को रिपेयर करना बहुत आसान होता है। वैसे IC वाली सप्लाई को रिपेयर करना भी आसान होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर वाली को रिपेयर करना और आसान होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में 3 लगी होती है चेक करने के लिए, और IC जो है चेक नहीं हो पाती है। ये बड़ी समस्या रहती है इन सप्लाई पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी के सभी स्क्रू हटा लिए हैं और सप्लाई हमारी बाहर निकल चुकी है। देखिए अब हम इस सप्लाई पे काम करेंगे। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर फटा हुआ है उसे मैं पहले निकाल लेता हूँ। जो चीज़ें हमारी ख़राब हैं उनको हम हटाते रहेंगे, वहाँ पर हटाते रहेंगे। फ्यूज उड़ा हुआ है, फ्यूज को हटा देना है। अब यहाँ पर हमें चेक क्या करना है, चेक करना है आपका एक ट्रांजिस्टर और सभी डायोड, यानी जो रेक्टिफायर पे लगी हुई है वो डायोड, ट्रांजिस्टर और डायोड और कॉइल, 3 चीज़ आप चेक कर लीजिए। यहीं से फॉल्ट का पता चल जाता है। सबसे पहला काम होता है हमारा कैपेसिटर के जो पॉइंट हैं 2, यानी कि यहाँ से हमने कैपेसिटर निकाला, इसके जस्ट नीचे 2 पॉइंट है, इनको आप चेक कर लीजिए। सॉरी पॉइंट है, इनको आप चेक कर लीजिए। इनमें शॉर्टिंग तो नहीं बन रही, ये आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मल्टीमीटर को बजट के रेंज पर रखना है। कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, यानी कि
हमारा ट्रांजिस्टर सही हो सकता है। अब ट्रांजिस्टर की 3 लेग हम चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर के जस्ट नीचे यहाँ पर लेग हैं। देखिए ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ट्रांजिस्टर का नंबर आपको बताना चाहूँगा। ट्रांजिस्टर में 13009 नंबर का लगा हुआ है, 13009। तो रिसेंटली आपको पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने, ऐसी सप्लाई मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आई थी, वो वहाँ भी 13009 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। तो ये तो कंफर्म हो गया हमारा ट्रांजिस्टर सही है। अब ये कॉइल और इन डायोड्स को चेक करना है और एनटीसी को जरूर चेक करना है। कभी कभी ना फ्यूज के साथ एनटीसी भी चली जाती है, एनटीसी भी सीरीज में लगी होती है, तो एनटीसी जरूर चेक कर लें। एनटीसी चेक करते हैं। एनटीसी बिल्कुल सही है। एनटीसी सीरीज में लगती है। अगर एनटीसी कभी भी कोई भी वैल्यू ना दे, यानी कि इस तरीके से कंटिन्यूटी ना मारे, तो आप समझ लीजिए एनटीसी आपकी ख़राब है। एनटीसी का काम होता है, जब भी एनटीसी आपकी हीट होती है तो उसका रेजिस्टेंस गिरता जाता है, और एनटीसी जब ठंडी होती है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ते रहता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा। आपको एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए अब इसका वैल्यू, एनटीसी का वैल्यू कितना है, 9। ठीक है, इसको मैं हीट करता हूँ लाइटर के माध्यम से, थोड़ा सा गर्म करता हूँ इस कंपोनेंट को। चलिए थोड़ा सा गर्म करता हूँ, उसके बाद देखिएगा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए थोड़ा सा गर्म तो हो ही चुका है, तो इसका रेजिस्टेंस अब देखिएगा कितना हो जाएगा, गिर जाएगा। गर्म होने पर इसका रेजिस्टेंस घटता है और ठंडा करने में इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। एनटीसी नेगेटिव यानी कि गर्म करने में इसका जो रेजिस्टेंस है गिरता जाता है, और वहीं पर पीटीसी होता है, उसको गर्म करने में उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो सर्किट में से एज ए प्रोटेक्शन इसे यूज किया जाता है। अभी ठंडा होगा तो नॉर्मल अपने वैल्यू दिखा देगा। कॉइल की बात करें तो कॉइल के 2 पार्ट होते हैं यहाँ पर। कॉइल के 2 पार्ट यहाँ पर बने हुए हैं। बीच का ये जो है सेपरेट कर देता है। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। यहाँ पर ये 2 लेग एक पार्ट की होती है, 2 लेग एक पार्ट की होती हैं। इन दोनों लेग पे आपका कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी आनी चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा सकता है ऐसे करके, और इन दोनों में आनी चाहिए। क्रॉस में या फिर सीधे सीधे में नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से कुछ भी वैल्यू आती है तो आप ध्यान देंगे आगे डायोड्स पे, या फिर आगे कहीं ट्रांजिस्टर जहाँ पे शॉर्टिंग हो सकती है। डायोड को चेक करना चाहूँगा। सभी कंपोनेंट हमारे कंटिन्यूटी पे ही चेक होंगे। तो जहाँ जहाँ पे खतरा था वो मैंने आपको सेक्शन बता दिया। डायोड को चेक करेंगे। डायोड पे शॉर्टिंग नहीं बननी चाहिए, इतना आप ध्यान रखिएगा। लगभग सभी डायोड्स बिल्कुल सही बता रहे हैं। डायोड पे कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो कंफर्म हो गया ट्रांजिस्टर सही है, डायोड सही है। एक काम करूंगा, मैं ऑप्टो कपलर को भी चेक करूँगा। पिछली बार एक सप्लाई मैंने चेक काफ़ी टाइम लग गया था मुझे रिपेयर करने में। लास्ट में एक ऑप्टो कपलर का भी फॉल्ट मुझे देखने के लिए मिला था। ऑप्टो कपलर में प्राइमरी सेक्शन की 2 लेग को आप चेक कर लीजिए। सॉरी, इस तरीके से कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर वैल्यू आती है तो आप घबराइए मत। इस ऑप्टो कपलर की 2 पिन उठा के चेक कीजिए। कभी कभी ना ऑप्टो कपलर इसलिए भी वैल्यू दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारे कंपोनेंट्स पैरेलल पे लगे हुए रहते हैं, कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, उनकी वजह से ऑप्टो कपलर कुछ नंबर दिखा सकता है। लेकिन कंफर्म करने के लिए आप ऑप्टो कपलर को उठाइए तब जाके चेक कीजिए। तो ये मेथड आपको बता दिए। बाकी सब कंपोनेंट हमारे सही है। ट्रांसफार्मर के बगल वाले कैपेसिटर को भी आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और बाकी तो इसमें जितने भी फॉल्ट थे लगभग जहाँ जहाँ पे फॉल्ट आ सकता था वो सभी हमने चेक कर लिया है। अब एक बार हम इसमें कैपेसिटर डालेंगे और उसके बाद फ्यूज को डाल देंगे, फिर देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है। कैपेसिटर की वैल्यू बता दूँ आपको, 400 वोल्ट 47 माइक्रोफेरेड। 400 वोल्ट नहीं है तो आप 450 ले लीजिए, 450 नहीं तो 500 ले लीजिए, 500 नहीं तो ऊपर का ले लीजिए, 600 से ऊपर का भी ले सकते हैं। लेकिन 400 वोल्ट से नीचे के कैपेसिटर आप मत लीजिएगा। मैक्सिमम 400 मिनिमम 400 वोल्ट होना चाहिए। मैक्सिमम आपका कुछ भी हो सकता है। मिनिमम 400 वोल्ट और माइक्रोफेरेड, अगर आपके पास 10 माइक्रोफेरेड से 50 माइक्रोफेरेड के बीच में कोई भी वैल्यू का है तो ले लीजिए। ये वाला 47 का है, वो भी 47 का ही था, तो इस तरीके से इसको भी लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बहुत कम नहीं होना चाहिए, लोड नहीं ले पाएगा, वरना जितना कम माइक्रोफेरेड का उतना कम, और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इस बात का भी अपने ध्यान रखना है। ये नेगेटिव का रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये डिज़ाइन जहाँ पर बना है वो नेगेटिव का, और ये नेगेटिव का, ये जो है डिज़ाइन की तरफ को आना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, तो मैंने बता दिया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
जो नए हैं उन्हें नहीं पता, जो पुराने हैं उन्हें बिल्कुल पता रहेगा। काफ़ी लोग इस वीडियो को देख के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो उनको इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि होता है आजकल यूट्यूब को देख के बहुत लोग सीखते हैं, तो अच्छी बात है, सीखना चाहिए, लेकिन रूल को फॉलो कीजिए। आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। हम आपको हमेशा अच्छी अच्छी ही टिप्स देते हैं, तो वीडियो को हमेशा लाइक करके शेयर ज़रूर करें। शेयर न भी करें तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी कर देते हैं, तो उस बात की भी हमें काफ़ी खुशी मिलती है। चलो, किसी ने लाइक तो किया, इस बात की हमें खुशी मिलती है। चलिए, कैपेसिटर लग चुका है। अब हम एक यहाँ पर फ्यूज़ को लगाना चाहेंगे। फ्यूज़ मेरे पास यही वाला है, तो इसको लगाते हैं। फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं एक बार कंफर्म करने के लिए। सही है फ्यूज़, फ्यूज़ को लगा देते हैं। चलिए, लाइन लेके देख लेते हैं। सीरीज में से चेक करूंगा, सही है, सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है। और यहाँ पर इसमें स्विचिंग का साउंड आ रहा है। ट्रांसफार्मर से आपने देखा होगा ना, बीप 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 निकलता है, वो स्विचिंग का ही साउंड होता है। और ट्रांसफार्मर जब लोड पे ये सप्लाई जब लोड पे लगती है ना, उसके बाद ये साउंड ख़त्म हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब एक बार मैं कार्ड के साथ इसे जोड़ के मैं एक बार चेक करवा ही देता हूँ। उससे पहले सभी के सभी स्क्रू वगैरह लगा लूँ, ताकि सप्लाई कहीं पे भी ग्राउंड ना हो, टच ना हो। टच होगी तो फिर मुसीबत खड़ी हो सकती है, ब्लास्ट भी हो सकता है। 2 स्क्रू लगाता हूँ, उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ। सभी वोल्टेज चेक कर लूँगा। वोल्टेज अगर सही रहेंगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी वोल्टेज में गड़बड़ होने की वजह से भी हमारा सेट टॉप बॉक्स में नो सिग्नल, वीक सिग्नल, ये ऐसी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। चलिए, ऑन कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर एक प्लग लगाना भूल गया मैं। देखिए, ऑन हो चुका है, ऑन लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब हमारे सेट टॉप बॉक्स बन चुका है। देखिए कितना ओल्ड सेट टॉप बॉक्स है, और इसे हमने कुछ ही देर में बना लिया है। अच्छी बात तो ये है कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं था, और कुछ दिन पहले जो मेरे पास सेट टॉप बॉक्स था ना, उसमें भी लगभग ऐसा ही प्रॉब्लम था। अगर आपने वीडियो में देखा होगा, तो इसमें मुझे नहीं पता था कि प्रॉब्लम क्या था। आपके सामने मैंने इसका सोल्यूशन किया है। तो इसका वोल्टेज मैं चेक करूँगा। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगा। वोल्टेज ज़रूर चेक कीजिए, 12 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। इसको हम DC 200 पर रख लेते हैं और वोल्टेज फटाफट चेक करते हैं। 12 की जगह 13 मिले, सॉरी, लीजिए, अब शायद आपको दिख रहा होगा। 12 की जगह 13 भी मिले, नो प्रॉब्लम, इतना चलता है। और इससे ऊपर हमारा 22 वोल्ट है। एक को छोड़ के यहाँ पर तीसरे नंबर में है 22 वोल्ट, इसकी जगह 25 मिले, नो प्रॉब्लम। और फिर आता है हमारा 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट का वैसे कोई काम नहीं रहता है, फिर भी आप चेक कीजिए, 5 वोल्ट सही है। और फिर हमारे यहाँ पर 30-32 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट है। और उसके बाद हमारा यहाँ पर ये और ये खाली रहेगा, और इसके बगल में वाला आपका 3 वोल्ट का रहेगा, जहाँ पे आपको एक्यूरेट वोल्ट मिल रहा है, जिससे हमारा कार्ड ऑन होता है। यहाँ पर जितनी भी वोल्टेज है वो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर सेट बॉक्स हमारा ऑन हो चुका है। एक लाइक कर ही लीजिए वीडियो के लिए, और हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इस सप्लाई को मैं जल्द ही रिपेयर करूँगा। ये भी मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले आई हुई है, इसे रिपेयर करूँगा। देखिए, मैं बहुत कम चांस ऐसा होता है कि मैं सप्लाई ख़रीद के लगाता हूँ, मैं रिपेयर करके ही लगा देता हूँ, क्योंकि इसमें फॉल्ट ज़्यादा नहीं आता। ऐसी होती है, ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा महंगा कंपोनेंट एक ऐसी होती है, ऐसी 12 से 15 रुपये के बीच में मिल जाती है। अगर मैं चार्ज वगैरह जोड़ूँ तो लगभग 50 से 50 रुपया भी काफ़ी होता है। 20-30 रुपये चार्ज मान के चलिए, उसके बाद 10-15 रुपये की ऐसी मान के चलिए। 15 की ऐसी मानते हैं, तो थोड़ा बहुत अपना चार्ज लगा के 50 रुपया तो चार्ज होता ही है। तो अगर सप्लाई ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो 100-150 की आती है, वैसे 50 रुपये में रिपेयर कर दें तो कोई घाटा नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, अगर छोटा मोटा फॉल्ट आता है तो फिर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कुछ डायोड वगैरह चली गई हैं और कुछ कैपेसिटर्स वगैरह चले गए हैं, तो वो मैं अपने हिसाब से चार्ज ले लेता हूँ। जैसे डायोड का क्या होता है आपको पता ही है, बाकी तो समझ सकते हैं। तो छोटी छोटी वीडियोज़ में हमेशा इस तरीके से बनाता हूँ, ताकि आप लोग सीख सकें, ताकि आप लोग कुछ नया नॉलेज ले सकें। कि बात ऐसी नहीं कि आप ये चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। मुझे कमेंट्स भी आए दिन आती रहती कि सर 100-150 रुपये में सप्लाई आ जाती, कौन इतना बवाला करे, कौन इतना रिपेयर करे।
देखिए अगर ऐसा ही है तो आप महंगी महंगी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ रिपेयर करना है, रिप्लेस करना नहीं है। रिप्लेस करना ही होता तो मैं वीडियो बना के प्रोवाइड नहीं करता। मैं सिखाता हूँ उन लोगों को जो लोग सीखने के इच्छुक है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जो लोग कुछ अर्न करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं हमेशा वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है, जब आप लोग कमेंट करते हैं या फिर लाइक करते हैं, अच्छा लगता है। तो हमारे साथ हमेशा बने रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए, फ्री में सीखिए, अच्छा नॉलेज लीजिए और इसी तरीके से कमेंट और लाइक कर ही दीजिएगा। चलिए वीडियो को छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।